Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 3, Salient Features of the Constitution, part 2. Students, I hope you'll have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। एक और बहुत ही अच्छी स्कीम जो लॉन्च हुई थी 13 जनवरी 2016 को। इसको भी लॉन्च किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसको लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की एक और फैसिलिटी स्कीम को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑब्वियस सी बात है, ये स्कीम किसके लिए थी? फार्मर्स के लिए थी। फसल बीमा योजना था ना, तो किसके लिए थी? किसानों के लिए। तो अब हम डिस्कस करें एक और मोस्ट फैसिनेटिंग स्कीम ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो आई थी 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 को। इस स्कीम में बेटा जो किसान होते थे उन्हें यूनिफॉर्म प्रीमियम पे करना पड़ता था 2% का, अगर वो खरीफ क्रॉप को ग्रो करते हैं तो, और अगर वो रबी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उन्हें प्रीमियम 1.5% का देना पड़ता था। अगर मैं बात करूं खरीफ क्रॉप की, तो बेटा खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल हैं चावल, मक्का मतलब राइस, मेज़, और फिर हमारी रबी क्रॉप में आ जाएंगे आपके वीट, ग्राम, है ना। तो जब आप खरीफ क्रॉप को ग्रो करते हो तो 2% का प्रीमियम दो, रबी क्रॉप को ग्रो करते हो तो 1.5 का प्रीमियम दो, और अगर आप कोई कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करते हो, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर, फ्लावर, फ्रूट को ग्रो करते हो, तो आपको यूनिफॉर्म प्रीमियम 5% पे करना पड़ेगा। अब बेटा ज़रा यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली सोचना कि अगर आपने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया है अपनी फसल का, उसका प्रीमियम बनता था 10,000 रुपये, तो उस 10,000 रुपये का आप सिर्फ 2% दोगे। अगर आपने खरीफ क्रॉप लगाई है तो वो 2% कितना होता है बेटा? 200 रुपये। तो आपको सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा? 200 रुपये। बाकी का 9,800 कौन पे करेगी? गवर्नमेंट। अब इसमें भी आधा आधा हो जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर देगी 4,900 और स्टेट गवर्नमेंट पे कर देगी 4,900। पर देखो किसानों पे बहुत कम बोझ आने दिया जाता है ना। तो अगर आप कमर्शियल क्रॉप ग्रो कर रहे हो जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स और फ्लावर की खेती कर रहे हैं, तो आपको 5% प्रीमियम देना है। बाकी का बचा हुआ 95% कौन देगी? सरकार। 5% प्रीमियम आप दे दो। ऐसे ही अगर खरीफ क्रॉप है तो 2% आप दे दो, 98% सरकार, है ना। इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो बचा हुआ हिस्सा होता है प्रीमियम का, जैसा मैंने बताया, उसको बॉन्ड करते हैं इक्वली, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा बांट लेते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है गवर्नमेंट सब्सिडी। देख रहे हो आप कि 2% सिर्फ किसान भर रहा है, 98% कौन भर रही है? सरकार। तो अपर लिमिट तो सोचो क्या ही है, किसान से तो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट, रेयर अमाउंट लिया जा रहा है, बाकी पूरा तो सरकार ही भर रही है। भले ही बैलेंस प्रीमियम 90% भी क्यों ना हो, पर सरकार इसको भरती है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये किसान को फार्म लेवल असेसमेंट भी प्रोवाइड करती है फॉर लोकलाइज्ड कैलेमिटीज़, जैसे हेलस्ट्रॉम, कहीं ओले पड़ गए हों, अनसीजनल रेन, बेमौसम बारिश हो गई हो, लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो गया हो, इनंडेशन मतलब जल भराव हो गया हो, या फ्लड आ गई हो। ठीक है, तो लोकल लेवल असेसमेंट का मतलब क्या है? सॉरी, फार्म लेवल असेसमेंट का मतलब ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट के आधार पर आपके खेत को हम नहीं आकेंगे, खुद आपके खेत में जाके देखेंगे कि भाई इस खेत की कंडीशन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको उस हिसाब से इंश्योरेंस कवर मिलेगा। देखो, एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है, होशंगाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है उतनी प्रॉब्लम ना हुई, एक विलेज में उतनी प्रॉब्लम ना हुई हो। जैसे होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के अब हो गया है नर्मदापुरम, तो नर्मदापुरम के एक गांव में इतनी प्रॉब्लम ना हुई हो जितनी दूसरे गांव में हुई हो। तो भैया गांव और दूसरे गांव में असेसमेंट अलग अलग तरीके से होगा। इवन अगर एक ही गांव में 4 खेत की बात भी की जाए तो चारों खेतों में भी असेसमेंट अलग अलग तरीके से होगा। फिर से ये जो स्कीम है ये फार्म लेवल असेसमेंट भी प्रोवाइड करती है लोकलाइज कैलेमिटीज़ के लिए, जैसे हेलस्ट्रॉम, अनसीजनल रेन, लैंडस्लाइड्स और इनंडेशन।
डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं बहुत सारे विलेजेस, और हर विलेज का अलग अलग असेसमेंट होता है, और कई बार विलेज में जो इंडिविजुअल फार्म्स हैं उनका असेसमेंट भी अलग अलग होता है। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, ये फुल प्रूफ स्कीम है कि आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा ही मिलेगा अगर आपका लॉस हुआ है तो। नेक्स्ट स्कीम है जन धन योजना। ये भी एक सोशल अपलिफ्टमेंट स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था जन धन योजना को। ऐसी स्कीम में बैंक अकाउंट ओपन किए गए गरीबों के भी, सारे पुअर्स के, हर अकाउंट को लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया गया 30,000 का। एडिंग टू 1 लाख एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस, 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस दिया गया। ठीक है, मतलब इस अकाउंट को खोलते ही अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपीज़ का आपको दिया गया। और इस अकाउंट के साथ आपको मिलता है रुपए इनेबल डेबिट कार्ड। ठीक है, एक डेबिट कार्ड भी आपको दे दिया जाएगा, जैसे आप अकाउंट खोलोगे आपको एक डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। ये जो स्कीम थी इसका एम था कि हम मिलियंस ऑफ पुअर की लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, इन्हें फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में लाकर, एंड फ्रीजिंग देम फ्रॉम क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। भाई अब ये जो भी उधार लें वो बैंकों से ही लें, मनी लेंडर के चंगुल में, क्लचेस में ना फंसें, डेट ट्रैप में ना फंसें, है ना। वाइल गिविंग देम द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस कवर, हर गरीब को इंश्योरेंस का कवर भी मिल जाए और वो जो लाला साहूकार है उनके चंगुल से भी छूट जाए। और ये स्कीम का बहुत फ़ायदा हुआ बेटा, क्योंकि अब इस स्कीम में अगर आप हैं तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल जाएगा। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें सरकार पैसा देती है पुअर्स को, तो अब उन्हें किसी के थ्रू वो पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता था पंचायत से मिलेगा पैसा, नगर पालिका से मिलेगा पैसा, और पैसा उतना नहीं मिल पाता था जितना सरकार अनाउंस करती थी। पर अब यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो अकाउंट में आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना सरकार प्रॉमिस करती थी। तो ये एक अच्छी स्कीम थी। उनको इंश्योरेंस मिल गया, उन्हें डेबिट कार्ड मिल गया, क्या और चाहिए। वो गरीब लोग जो कभी इसके लिए सोचते भी नहीं थे, पर अब उनके पास सारी चीज़ें हैं बेटा। इसके अलावा भी ये जो अभी तक हमने स्कीम पढ़ी, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, घर बना के दे देंगे, अकाउंट खोल देंगे, इसके अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारी और दूसरे प्रोग्राम्स भी चला रही है, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये सब भी क्यों चला रही है? पुअरों को हेल्प करने के लिए, गरीबों को हेल्प करने के लिए। एक नई स्कीम और आई है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, BB ग्राम जी, BB ग्राम जी, VB ग्राम जी, विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी ग्रामीण। गांव वालों के लिए आई है ना, गांव के लिए आई, इसीलिए ये फोर्स में आई है दिसंबर 2025 को आई है VB ग्राम जी, विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये कब आया? दिसंबर 2025। इसने रिप्लेस किसको किया? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को इसने रिप्लेस कर दिया। अब मनरेगा हमारी कंट्री में नहीं चलती है, उसकी जगह चलती है VB ग्राम जी। ये जो स्कीम है इसने कुछ चेंजेस मनरेगा में किए, मतलब मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया कि सिर्फ नाम बदल दिया गया, स्कीम में बहुत सारी चेंज भी हैं। इस स्कीम में जो गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट था वो 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है पर रूरल हाउस होल्ड पर ईयर। हर रूरल हाउस होल्ड को हर साल पहले 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा।
अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल मैटर्स को। तो जो पंचायती राज है उन्हें एस्टेब्लिश किया गया बिल्कुल रिमोटेस्ट विलेज में भी, जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को ले जाया जा सके। पहले पंचायती राज इतना ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता था क्योंकि बहुत सारे लॉज ऐसे थे ही नहीं जो इनको एम्पावर करें, पर आज हैं और हमारा पंचायती राज सिस्टम बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा अब हम। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स की बात करें हम तो वो ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी कंट्री में न्याय मिलना चाहिए। अब उन व्यक्तियों का क्या जो खुद के लिए लॉयर भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, लॉयर की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसे फ्री लीगल एड दो। भाई अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद के लिए लॉयर नहीं ला पा रहा है, उसके पास इतने फंड्स भी नहीं है, तो हम उसे लॉयर देंगे, सरकार उसे लॉयर देगी। और ये सरकार क्यों करेगी, उसे लॉयर क्यों देगी? भाई सरकार को सबको जस्टिस इंश्योर कराना है, इक्वल जस्टिस सबको मिले, इसीलिए गवर्नमेंट उन्हें फ्री लीगल एड देगी, वकील प्रोवाइड करा देगी और वकील उनका केस लड़ेगा और वकील उनसे सीधे कोई चार्जेस भी नहीं लेगा क्योंकि वकील को पे कौन करेगी? गवर्नमेंट। और बेटा हमारी सरकार अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे, इसीलिए हमने कंप्लीट सेपरेशन रखा है, किस में? एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट ज़रूर प्रेसिडेंट करते हैं, पर एक बार प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर दे तो वो प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनते। तो हमने एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी इन्हें कैसे रखा है? सेपरेट, अलग अलग। भाई तुम अलग अलग हो। हमारे प्रेसिडेंट ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। पर एक बार प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दें तो जजेस उनकी से ही सुनते, उनके लिए आंसरेबल नहीं होते। ठीक है, तो हमने एग्जीक्यूटिव्स को और जुडिशरी को बिल्कुल अलग कर रखा है जिससे ये लोग अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें। अब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे। तो बेटा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंडिया हमेशा अपोज करता रहा है कॉलोनियलिज्म का, रेशलिज्म का, गोरे और काले के बीच में जो भेद है, जो साम्राज्यवाद की नीति इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी अपनाते हैं, इसका इंडिया ने हमेशा अपोज किया है और हमेशा बात की है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलना चाहिए। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को हेल्प भी किया है आज़ादी लेने में। इंडिया ने साउथ अफ्रीका के कॉज को भी सपोर्ट किया अगेंस्ट अपार्थाइड। हमारे महात्मा गांधी तो खुद साउथ अफ्रीका की साइड से अंग्रेज़ों से लड़े कि भाई आप ये रंग भेद यहाँ पर नहीं कर सकते, और फाइनली साउथ अफ्रीका को भी आज़ादी मिल गई। किससे? अंग्रेज़ों से। इंडिया एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉज को रिस्पेक्ट करती है, हम किसी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करते। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम सेटल कर लेते हैं, जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं उन्हें आपस में बातचीत करके हम सेटल कर लेते हैं। भाई हम बहुत लॉ अबाइडिंग है, कानून नियम को मानते हैं। जो हमारा इंडिया है वो किसको फॉलो करता है? पॉलिसी ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट। ठीक है, और इंडिया हमेशा अगेंस्ट में रहा है उन सारी पावरफुल कंट्रीज़ के जो हमेशा बोलते हैं कि पार्शियल डिसआर्मामेंट होना चाहिए, कंप्लीट डिसआर्मामेंट नहीं होना चाहिए, पर इंडिया बोलता है नहीं नहीं, कंप्लीट डिसआर्मामेंट होना चाहिए, हथियार हो ही ना। इंडिया का कहना है पार्शियल डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है? कुछ नहीं, आप तो कंप्लीट डिसआर्मामेंट करो, सारे न्यूक्लियर वेपन धीरे धीरे करके सब ख़त्म हो जाने चाहिए, है ना। और सारी कंट्री करें, ऐसे नहीं कि डेवलपिंग करें, अंडर डेवलप करें। डेवलप्ड कंट्री से शुरुआत करो, तुम ख़त्म करो, तुम्हें देख के सब ख़त्म कर देंगे। So students are amending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.